हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इन्फ्लेशन। बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा, बस आपको यहाँ पर बने रहना है और इसके नोट्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा समझने पर होना चाहिए। सबसे पहले देखो, फ्री हो जाओ, एक बार सोचो कि इन्फ्लेशन होता है क्या है। इन्फ्लेशन को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो इन्फ्लेशन और कुछ नहीं है, महंगाई को ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, उसकी हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन बहुत आसान लिख रखी है मैंने आपके लिए। इन्फ्लेशन इज दैट स्टेट, कि जो इन्फ्लेशन है वो एक तरह की स्टेट है इन विच इसके अंदर द प्राइस ऑफ द गुड्स, जो प्राइस ऑफ गुड्स है, गुड्स मतलब जैसे कोलगेट, टूथपेस्ट या फिर कोई भी गुड हो सकता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है, या फिर और भी कुछ चीज़ें, उनको हम सारे के सारे गुड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। जो प्राइस ऑफ गुड्स हैं, ठीक है, उन प्राइस गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है। एंड सर्विसेज, और उसके साथ साथ सर्विसेज भी आती हैं। जैसे सर्विस हो गया, हॉस्पिटल में जाते हैं हम सर्विस मिलती है, या रेस्टोरेंट में जाते हैं वो सर्विसेज ही तो हमें देते हैं। तो सारी की सारी क्या बात हो रही है, प्राइस ऑफ गुड्स, गुड के प्राइस में और सारी की सारी सर्विसेज बढ़ जाती हैं ऑन द वन हैंड, एक तरफ, एंड द वैल्यू ऑफ द मनी फॉल्स ऑन द अदर, जो पैसे की कीमत है वो दूसरी तरफ घटने लग जाती है। देखो, हमारे पास टाइप ऑफ इन्फ्लेशन आते हैं। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले है ओपन इन्फ्लेशन। अब इस ओपन इन्फ्लेशन को हम कैसे देख सकते हैं। देखो, हमारे पास कोई आंकड़े आते हैं जो सरकार हमें प्रोवाइड करती है कि इस देश की इकोनॉमी में के अंदर इन्फ्लेशन इस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट होती है कि भाई 3% की दर से अगर इन्फ्लेशन बढ़े तो ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट है उसको ठीक माना जाता है। तो यहाँ पर हम आंकड़ों से डिफाइन करते हैं कि इन्फ्लेशन की जो दर है वो कितनी बढ़ रही है। जो ओपन इन्फ्लेशन है उसके अंदर हम आंकड़ों को ही ध्यान से देखते हैं और उनको समझते हैं। तो ये ओपन इन्फ्लेशन में होता है जिसमें हम साफ साफ इन्फ्लेशन को देख सकते हैं। जबकि दूसरी कैटेगरी यानी कि सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, इसके अंदर न महंगाई को जानबूझकर छुपाया जाता है, उसको दबाया जाता है, आंकड़े रिलीज नहीं किए जाते सही, उनको मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में होती हैं, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन में होती है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों खतरनाक होती है, जिस चीज़ का हमें पता है, जो चीज़ हमारी खराब है उस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं अगर वो दिखती है। जबकि ये सप्रेस्ड इन्फ्लेशन तो दिखती ही नहीं है, इसको तो दबाया जाता है, गलत गलत आंकड़े देकर इसको छुपाया जाता है। तो इस वजह से ये जो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। जैसे ही हमने एग्जांपल लिया था कि बैलून को हम हवा भरते जाते हैं और उसको दबाते रहते हैं, तो जो इन्फ्लेशन का दबाव है वो तो कंटिन्यूस चलता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बैलून फट जाता है। तो तब हमें जाके रियलाइज होता है कि ये तो आंकड़े सारे गलत थे, जो इन्फ्लेशन है वो तो बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गया, जो कीमतें हैं वो इसमें एकदम से राइज पे जाती हैं। कोई भी चीज़ की वस्तु हो फिर उसकी जो प्राइस है वो आसमान छूने लग जाता है। तो इसके अंदर ये घातक सिद्ध होता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के आधार पर इन्फ्लेशन कितने तरह का होता है। देखो, फर्स्ट होता है वॉर टाइम इन्फ्लेशन। वॉर टाइम इन्फ्लेशन क्या होता है, जब युद्ध होता है तो सारा का सारा जो इकोनॉमी का जो पैसा है वो युद्ध की चीज़ों के ऊपर खर्च करने लग जाते हैं हम। सारा का सारा पैसा वहाँ डाइवर्ट हो गया। जो आम जनता है उसके पास क्या होगा, जो वस्तुओं का जो प्राइस है इससे बढ़ेगा ही। तो ये होता है हमारे पास वॉर टाइम इन्फ्लेशन। जब युद्ध चलता है तो इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। वो कुछ इस तरीके से होता है कि सारा का सारा जो धन है वो सरकारें युद्ध के बजट के अंदर इंक्लूड कर देती है। जो आम जनता है उसके पास तो कुछ रहता ही नहीं है, जिससे जो आम चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा आसमान छूने लग जाती हैं, क्योंकि जो सारी की सारी चीज़ें हैं वहाँ पर युद्ध में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। पेट्रोल हो गया, खाने की वस्तु हो गई या फिर और चीज़ें हो गई, जिससे हमारे पास संसाधन बहुत सीमित है पर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जब डिमांड बढ़ती है और संसाधन बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ऐसी सिचुएशन में इन्फ्लेशन तो देखने को मिलेगा ही। तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी है टाइम से रिलेटेड। फिर सेकंड होती है पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन में क्या होता है, देखो, युद्ध के बाद की सिचुएशन है। युद्ध के बाद क्या होगा, इमारतें हैं, जो रोड वगैरह हैं वो सारे के सारे क्या हैं, खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उनको अब ठीक भी किया जाएगा, तो उनके ऊपर लगाया जाएगा पैसा, उनके अंदर सारे के सारे पेट्रोल संसाधन उनको ठीक करने में यूज़ करेंगे, जिससे जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इससे भी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। ठीक है, सारा का सारा डिमांड का खेल होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगती है और चीज़ों की सप्लाई बहुत कम होती है, इसी से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। ये आपने ध्यान रखना है।
डिमांड पोस्ट इन्फ्लेशन। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। आपको इन्फ्लेशन दिखेगा डिमांड के कारण से, इसी हम क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल से तो समझते हैं और इसके साथ साथ इसके डायग्राम को भी देखते हैं। सबसे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन मैंने आपको सिंपल सा बताया कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा होगी पर सप्लाई कम होगी, यानी कि आप सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। इसी चीज़ को हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो जाएगी, और यहाँ से आपका जो सप्लाई कर्व होगा कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ सीधा सीधा जाएगा, फिर ये कर्व लेगा और फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि एक सीधी लकीर की तरह हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या है, सप्लाई है, सप्लाई कर्व। ठीक है, अब आपने जो डिमांड कर्व बनाना है वो पहले यहाँ पर बनाओ। ये आपका डी है, फिर D2 बताऊंगा ये ऐसे क्यों चल रहा है, फिर D3, यहां पर D4, D5। अब बेसिकली देखो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर अगर हम डिमांड को बढ़ाते हैं तो वही प्राइस रहता है, इसको बढ़ाया D2 पे गए प्राइस वही रहा, D3 पे क्या हो रहा है, यहाँ पर D3 के ऊपर प्राइस जो है वो बढ़ गया। अब D4 के पास देखो प्राइस जो है वो और बढ़ गया, पर D5 के ऊपर अगर हम देखें तो जो प्राइस है वो D2 पे जितना था D3 पे भी उतना ही है। यानी कि ये ग्राफ हमें क्या समझा रहा है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई सीमित है। यानी कि आप डिमांड को बहुत सारा जब तक बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, पर सप्लाई को आप सीमित रूप से ही बढ़ा सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश करी है, इस ग्राफ के माध्यम से मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो डिमांड है आप उसको एक बार बढ़ाओगे, दूसरी बार बढ़ाओगे, तीसरी बार बढ़ाओगे, जब चौथी और पांचवी बार बारी आएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब एक सप्लाई के अंदर ये जो पॉइंट आ रहा है फोर्थ और फिफ्थ का, इसके बाद जितनी भी डिमांड होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आप उसको डिमांड को जितना बढ़ा लो पर सप्लाई बढ़ेगी नहीं। यही चीज हमारी क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है किसकी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, कि यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से। इसको मैंने आपको छोटा करवा के समझा रखा है कि डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी। ठीक है, आप एक किसी को एग्जाम्पल से समझ सकते हो। हमारे पास थे 10 पंखे, यानी कि 10 फैन थे। ठीक है, 10 फैन के लिए 20 लोग आ जाते हैं, 20 लोग कहते हैं कि हमें फैन चाहिए। अब क्वांटिटी तो हमारे पास क्या है, सीमित है, पर हम और लोग कितने हैं, ज़्यादा है। यहाँ पर डिमांड क्या है, ज़्यादा है, और सप्लाई क्या है, कम है। कम है सप्लाई, हमारे पास 10 ही फैन है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके प्राइस को बढ़ा देंगे। और कारण क्या था, डिमांड का कारण था, डिमांड ज़्यादा हुई इस वजह से जो हमने प्राइस बढ़ा दिए। अब मैं क्या कहूँगा, जो एक पंखा पहले 1000 रुपये का था अब मैं उसको सीधा 5000 कर दूँ, या फिर मैं इसको कर दूँ 6000, तो अब लोग तो घट जाएंगे, खरीदने वालों की संख्या घट जाएगी। अब जिन्हें ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा अमीर है लोग वही खरीदेंगे, बाकी तो हट जाएंगे। इसी वजह से देखने को क्या मिला कि जब डिमांड ज़्यादा हो रही है तो हम प्राइस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। यही चीज़ हमें क्या कहती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, कि आप डिमांड को बढ़ा दो, कितना भी बढ़ा सकते हो, पर एक सीमित क्वांटिटी के अंदर बढ़ा सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है। ठीक है, लोग चाहे कितने भी होंगे, हमारे पास तो जितने संसाधन हैं हम उनको उतने ही रूप में बांट सकते हैं। तो ये बात रहती है हमारे डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर। अब इसके कारण क्या है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण है राइज इन पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन राइज होने से हमारे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्या संबंध है, इससे हम समझते हैं। देखो एक एग्जांपल से समझो, हमारा इंडिया देश है, भारत देश है, बहुत सारी जनसंख्या है, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है पर साधन तो हमारे पास सीमित है। अब यहाँ पर देखने को क्या मिला है, जब भी पॉपुलेशन बढ़ती है, जब भी बढ़ी हुई पॉपुलेशन क्या करेगी, डिमांड ज़्यादा करेगी, डिमांड बहुत ज़्यादा करेगी पॉपुलेशन, पर सप्लाई तो हमारे पास सीमित है, उसको तो हम नहीं बढ़ा सकते। हमारे पास रॉ मटेरियल है, कच्चा माल तो सीमित है, प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें संसाधन मिले हैं हमें वो तो हमारे पास बहुत कम है,
वो तो लिमिटेड है, लोगों की चाहे जनसंख्या ज़्यादा हो जाए, पर इससे क्या हो रहा है, चीज़ों की क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है पर लोगों की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए इस बीच हमें एक इन्फ्लेशन देखने को मिलता है और उसे हम उस इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि डिमांड के बढ़ने से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला है, मांग बढ़ी है तभी इन्फ्लेशन देखने को मिला है। यहाँ पर क्या होता है, इस बीच जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, इसलिए जो महंगाई है वो दिखने लगती है। तो कारण क्या था इस पूरी की पूरी थ्योरी में, कि पूरे डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हम डिमांड को मेन बात रखते हैं कि डिमांड के कारण से इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। पहली बात कि राइज इन पॉपुलेशन से डिमांड बढ़ती है, जिससे जो प्राइस है वो बढ़ते हैं, जिससे हमारी इन्फ्लेशन है वो देखने को मिलती है। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारे पास, सेकंड पॉइंट होगा केज। केज की व्यू क्या कहते हैं इसके हिसाब से, केज थ्योरी क्या कहती है, केज थ्योरी लिख लेते हैं यहां पर सीधा। केज की थ्योरी क्या कहती है, केज की थ्योरी ये कहती है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है, तब हमें महंगाई देखने को मिलेगी। और आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट, कि हम कितना उपभोग करेंगे और कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड बनती है। यानी कि वो ऐसे कह रहा है कि इसकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, इसलिए जो डिमांड जब भी ज़्यादा हो जाएगी तभी आपके जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे। ये केज की थ्योरी कहती है। सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, अब तीसरा पॉइंट हमें ये है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये कहती है कि जब मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बढ़ जाती है, क्या बोला मैंने, मनी की सप्लाई बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। अभी एक देश है, उस देश के अंदर बहुत कम पैसे हैं, तो देश की इकोनॉमी क्या करती है, जो देश की सरकार है वो बहुत ज़्यादा ही पैसे छापती है, पैसा ज़्यादा आ गया लोगों के पास, पैसा ज़्यादा आ गया तो अब वो ज़्यादा के ज़्यादा अपनी चीज़ों को उपभोग करेंगे, यानी कि कुछ जाएंगे खरीदेंगे, चीज़ें खरीदेंगे। अब यहाँ देखो चीज़ें हमारे पास सीमित है पर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, किसने बढ़ाई, पैसे ने बढ़ाई, पैसे ज़्यादा था इकोनॉमी में, तभी उस वजह से क्या हुआ है, जो डिमांड है वो बढ़ी है। यही मेन बात है कि पैसे की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना तो लोग ज़्यादा खरीदने लगते हैं, खरीदने लगते हैं तो इसका मतलब वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, और जब भी इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा होती है उसको कंट्रोल करने के लिए या तो प्राइस बढ़ जाते हैं या फिर और कोई रूल्स रेगुलेशन निकाले जाते हैं, जैसे अभी ब्लैक मनी को बंद कर दिया था, ठीक है, तो वो सब चीज़ें प्रोसेस रहता है। जैसे 2000 का नोट बंद हो गया तो ये सारी चीज़ें बंद रह करने के लिए होता है, ताकि हम अपने पैसे को कंट्रोल कर सकें, उसकी पावर को बढ़ाए ना, मतलब बढ़ाने का मतलब पावर बढ़ा सकते हैं पर क्वांटिटी नहीं बढ़ानी। अभी एक देश था, उस देश में क्या था कि बहुत ज़्यादा नोट छापे, उसकी देश की सरकार ने सोचा कि सारे के सारे गरीबी को हम ख़त्म कर देंगे, पर हुआ क्या, हम उस देश में बहुत लिमिटेड थे, नोट ज़्यादा छापने लगे तब वहाँ पर किलो के हिसाब से नोट बिकते हैं, बताओ। अब ये सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में आ जाएगी तो कितनी बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा क्वांटिटी में हम पैसे को छाप भी नहीं सकते, अगर हम छापेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा, ठीक है। ये थी पूरी की पूरी डिमांड पुल इन्फ्लेशन की थ्योरी। तो नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये होता है कि कॉस्ट के बढ़ने से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। ये तो थी नॉर्मल सी बात, इसको हम एक बार ग्राफ से समझते हैं कि मैं ये चीज़ कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस और ये। अब ये जो सप्लाई कर्व होगा वो एक राउंड की शेप में फिर जाके कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमारा क्या है, S1 है। दूसरा क्या है, S2 है। डिमांड आएगी और हमें पता है कि जहाँ डिमांड सप्लाई को काटती है वो पॉइंट हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, तो ये E हो जाएगा पॉइंट, और ये दूसरे वाला क्या बनेगा, E डैश। इन दोनों को मीट करवा देते हैं। देखो यहाँ पर बनने वाली चीज कुछ भी होगी वो हम क्या रखते हैं नीचे, क्वांटिटी, यहाँ पर क्या होता है, प्राइस, क्वांटिटी।
अब यहाँ पर देखो प्राइस कितना हो गया, प्राइस हो गया हमारा P। क्वांटिटी कितनी है इधर से लेकर इधर तक की, तो प्राइस कितना हो गया इधर से लेकर इधर तक। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट में जो इक्विलिब्रियम अपवर्ड शिफ्ट होता है, यानी कि ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये प्राइस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, और क्वांटिटी क्या है वो ये आ जाएगी। इसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो क्वांटिटी क्या है, कम हो गई, जो पर क्वांटिटी के कम होने से प्राइस तो फिर भी बढ़ रहा है, प्राइस तो पहले से ज़्यादा बढ़ गया। तो यही चीज़ हमें क्या दिखाती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इसके बढ़ने की क्या कारण है इसको समझते हैं। सबसे पहला कारण समझने के लिए आपको प्रोड्यूसर को समझना पड़ेगा। प्रोड्यूसर क्या है, जो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, चीज़ों को बनाता है। अब जो चीज़ों को बनाएगा, अगर उस चीज़ को बनाते समय जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके अंदर टैक्स इंक्लूड कर दे, और वो टैक्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्लूड करे, तो जो फाइनल कॉस्ट है ना प्रोडक्ट की, वो इंक्रीज हो जाएगी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम। देखो मान लेते हैं कि इस प्रोड्यूसर ने 10 रुपये का सामान बनाया, पर सरकार ने आकर क्या करा, उसमें 5 रुपये टैक्स इंक्लूड कर दिया। अब ये जो बढ़े हुए 5 रुपये हैं वो प्रोड्यूसर अपने पास से तो देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो उस टैक्स को इंक्लूड करके बेचेगा, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं ब्लैक मार्केटिंग। अब कोई मार्केट में, एक एग्जांपल समझते हैं इसको, मार्केट में जो आलू हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, उनको हमने बल्क में खरीद के रख लिया, पर किसी वजह से जो बरसात है आने के कारण बहुत सारे जो आलू हैं दूसरे जिन्होंने रख रखे थे, जो आम जनता है, उनकी खराब हो गई किसी कारण से। ठीक है, अब उस व्यक्ति के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो उन आलूओं को बहुत ही मैक्सिमम रेट पर बेच सकता है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग। उसकी कीमत रीजनल तरीके से 10 रुपये थी, आलू 1 किलो 10 रुपये के थे, पर अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उसी के पास हैं, तो वो ब्लैक मार्केटिंग में उस चीज़ को बेचता है। अब वो अपनी मर्जी से वो उसका कितना भी रेट लगा सकता है, और लोगों को ज़रूरत है, कहीं और नहीं मिल रही तो वो खरीदेंगे ही। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब चीज़ें हमारे पास स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, या चीज़ों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है, पर जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम है, जो चीज़ है वो बहुत कम मिल रही है, तो लोग क्या हैं, उसको ब्लैक में बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इससे भी क्या है, उस चीज़ की वैल्यू जो असल में थी, पहले हमने आलू की कीमत क्या देखी थी, 10 रुपये थी, पर ब्लैक में आती सार वो कितने आसमान छूने लगे, 50 से 100 हो गए, तो एकदम से प्राइस बढ़ा ना। इस बढ़े हुए प्राइस को ही हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में देखते हैं। फिर आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट है रॉ मटेरियल क्या है। देखो जब भी हमारे पास कोई भी प्रोडक्शन करते हैं हम, जैसे अभी ये मार्कर है, इस मार्कर को बनने के लिए क्या प्लास्टिक वगैरह लगी, अगर ये रॉ मटेरियल किससे बनी है, प्लास्टिक से बनी है, ये रॉ मटेरियल का प्राइस ही बढ़ जाए, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है ये तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो रॉ मटेरियल है उसका अगर प्राइस बढ़ जाता है किसी रूप से, तो उसका फाइनल जो कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन जो कॉस्ट बनेगी जो हमारे पास, उसकी कीमत भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है। आई होप आप सभी को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन समझ में आया होगा। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब भी सरकार खर्चा बढ़ाती है, खर्चा बढ़ाने की वजह से लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, जिससे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है, पर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं बढ़ पाएंगे, जिसकी वजह से प्राइस कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, यानी प्राइस बढ़ने लगता है, प्राइस बढ़ने से महंगाई बढ़ने लगती है। सेकंड पॉइंट है डेफिसिट फाइनेंस। आपको पता है कि कई बार सरकार ज़्यादा खर्च कर लेती है और आमदनी कम हो पाती है। इस सिचुएशन में सरकारें नए नोट छापती है, इससे भी मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाता है, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है, पर प्रोडक्शन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाता, जिससे प्राइस इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है ब्लैक मनी।
ऐसा पैसा जिस पर हमें टैक्स देना होता है पर हम उस टैक्स को नहीं देते या उसे छुपा लेते हैं, तो ऐसे पैसे को हम ब्लैक मनी कहते हैं। इसे हम अनकाउंटेबल मनी भी कहते हैं। और जिनके पास ब्लैक मनी होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं उनके प्राइस को बिना देखे। पर इससे क्या होता है कि जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, जिससे अल्टीमेटली हमें प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ज़्यादा होने से लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, पर हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है, जिससे प्रोडक्शन लेवल तो हमारे पास सीमित ही रह जाएगा। पर इससे डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के बढ़ने से जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, तो हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट में दो कारणों से प्राइस बढ़ता है। ज़्यादा एक्सपोर्ट से लोगों की इनकम बढ़ जाती है। बढ़ी हुई इनकम से लोग ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं, जैसे अल्टीमेटली प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लिया तो कंज्यूमर गुड एक्सपोर्ट करने से डोमेस्टिक कंजप्शन गुड कम हो जाएंगे। इन सभी फैक्टरों में कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो बढ़ेगा। सप्लाई साइड में आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है कि सप्लाई के गिरने से जो प्राइस है वो अल्टीमेटली बढ़ेगा। इसके फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, लेस प्रोडक्शन। अब जब किसी चीज़ की प्रोडक्शन ही कम हो जाए तो जो उसका ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो बढ़ेगा। और ये प्रोडक्शन किसी भी वजह से कम हो सकती है, जैसे हड़ताल, प्राकृतिक आपदाएं, जिससे हमें लेस प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, उन स्टॉक्स के जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। कई बार प्राकृतिक आपदाओं जैसे बारिश, भूकंप, सूखा, इन कारणों से जो फसलें हैं, जो प्रोडक्शन है, वो हमारे पास बहुत लेस क्वांटिटी में होता है। इस वजह से हमारे पास शॉर्टेज हो जाती है खाने की, जिससे जो प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ रॉ मटेरियल। लैक ऑफ रॉ मटेरियल से अभिप्राय ये है कि हर एक चीज़ कच्चे माल से बनती है। हमारे जो प्राइसेस हैं उनकी कम सप्लाई की वजह से जो हमारे प्राइसेस हैं वो बढ़ गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वॉर यानी युद्ध। आपको पता है कि जो युद्ध की सिचुएशन होती है उसके अंदर हमारा सारा का सारा फोकस वॉर के ऊपर होता है। उसके वॉर में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट पर, उनके खाने की सामग्री को सप्लाई वहाँ पर ज़्यादा की जाती है, पर जो हमारी आम जनता है उनके पास कम सप्लाई पहुँचती है, जिससे जो चीज़ों का जो प्राइस है वो बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल चेंजेस। टेक्निकल चेंजेस यानी कि मशीनरी वगैरह को जब हम चेंज करते हैं तो उसके अंदर जो गैप आता है उसके अंदर प्रोडक्शन कम हो पाता है, और ये गैप बहुत लंबा हो जाता है कई बार। इस वजह से जो सप्लाई है वो सीमित हो जाती है, जिससे प्राइस बढ़ने लग जाते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट नोट्स दिए जाएंगे, वो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे।